मंच पर विराजमान आदरणीय अरुणा जी, आज के सम्मान मूर्ति मदन मोहन जी, बंधुवर राजेश जी और श्रोताओं में जो विशिष्ट बैठे हुए हैं, मेरे परिचित हैं, आदरणीय हैं, राजीव जी, किरण जी, पाठक जी और अन्य श्रोताओं में भी अनेक परिचित दिख रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है। आज जिनका जन्म जयंती है, योगेंद्र जी बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कार्य किए होंगे जिससे इस जन्म में इस प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुषों का सान्निध्य मिला है, आत्मीयता मिली है। बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। योगेंद्र जी के बारे में जब विचार करते हैं तो साधारणतः होता यह है कि हम उन्हें जिस रूप में देखते हैं, जिस आयु में और जिस रूप में देखते हैं, जैसे मैंने उन्हें पहली बार देखा तो लगभग 70 वर्ष की उनकी आयु थी, तो हमारे मन मस्तिष्क में वही एक छवि रहती है। थोड़ा सा ऐसे जो महापुरुष हैं, वे जब कम आयु वाले थे तब क्या थे, ये भी देखना प्रारंभ करते हैं। अन्यथा वो एक बड़ी आयु वाली वही छवि हमारे मन मस्तिष्क में रहती है। इस दृष्टि से जब बाबा योगेंद्र जी के जीवन को देखना शुरू करते हैं, बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, वक्ता भी अधिक है। बाद में कुछ ऐसे संस्कार देने वाले कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कह रहा हूं, संस्कार देने वाले कार्यक्रम होने वाले। और संस्कार भारती के बारे में यहां बताया गया है कि कला और अन्य माध्यमों से संस्कार दिए जाते हैं। एक दो मान्यता रहती है, कला केवल कला के लिए, और यहां की मान्यता है कला ये संस्कार के लिए। ऐसे संस्कार भारती के कार्यक्रम में मैं हूं। अच्छे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्ता बोल चुके हैं, बाद में उस प्रकार के संस्कार देने वाले कार्यक्रमों का भी हमें सबको, आपको भी है, मेरे को भी है प्रशंसा। मैंने जो कहा कि ऐसे महापुरुष जिनके सौभाग्य से हम जिनके संपर्क में आते हैं, उनके जीवन के बारे में यदि हम जानना प्रारंभ करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में आती है। जीवन समर्पित कर दिया, प्रचारक वगैरह ये सब तो सब ध्यान में आ जाता है, लेकिन जो विशेष कलाएं थी उनमें, अभी यहां पर बाबा के बारे में संक्षिप्त सा उनका जीवन परिचय देने का हम सबको मिला होगा, हम लोग इत्मीनान से पढ़े, उसमें उस बात का उल्लेख है। 1924 का जन्म है, 1945 में प्रचारक बने, 1947 में भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ। अब जो उस प्रकार की क्षमता रखने वाला व्यक्ति है, वह इस दर्द को कैसे समाज के सामने रख सकता है, तो हम देखेंगे उस परिचय में दिया हुआ है कि 1947 में विभाजन से संबंधित बातों के चित्रों की प्रदर्शनी उन्होंने बनाई। मैं याद दिला दूं, 1924 का जन्म है, 1947 में भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ है, यानी तो वे बाबा नहीं थे, उनकी आयु थी मात्र 23 वर्ष, मात्र 23 वर्ष, और उस आयु में यह काम।
और प्रचारक के रूप में कितने प्रकार के काम करने पड़ते हैं, हम में से अधिकांश लोगों को कल्पना है। वे सारे काम करते हुए भी ये जो पहली प्रदर्शनी विभाजन से संबंधित क्यों ऐसे गुणों को पहचानने वाले पारखी भी होते हैं। बाबा भी पारखी थे, तो अन्य ऐसे पारखी थे जिन्होंने बाबा को परखा, उनकी योग्यताओं को परखा और इस बात को प्रोत्साहन दिया। हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि अनेक अच्छे विषयों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शनियां बनाई, प्रचारक के रूप में सारे कार्य करते हुए। अन्य कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल यही काम करना है तो एक बार आदमी कर सकता है। मैं ये थोड़ा इस रूप में इसलिए बता रहा हूं कि हम उसमें से कुछ ग्रहण कर सकते हैं ना। हम कर सकते हैं, हमारे संपर्क में जो युवक आते हैं अपने परिवार के युवकों समेत, क्या उनको हम इस प्रकार की दिशा और प्रेरणा दे सकते हैं? 20-22 वर्ष के हो तो क्या हुआ, करना चाहिए। अभी यहां पर मुझे जानकारी मिली कि खुदीराम बोस के बारे में बहुत बढ़िया लिखा है। अब खुदीराम बोस की आयु क्या थी? हम लोग बड़े बड़े नामों के कारण से उनकी आयु क्या थी ये भूल जाते हैं, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जिसको टीन एज कहते हैं, उस टीन एज में खुदीराम बोस ने क्या क्या काम किए। तो ऐसे उदाहरण जब हम नई पीढ़ी के लोगों के सामने रखते हैं, तब उन्हें भी लगता है कि यस, इन्होंने किया, मैं भी कुछ कर सकता, मैं भी कुछ कर सकती हूं। ये भाव तो जगे, ऐसा भाव जगे, इस प्रकार की कलात्मक प्रस्तुतियां जिसमें से ये देशभक्ति के संस्कार मिलते हैं, उसे संस्कार भारती है, वह कार्यक्रम है। अरुणाताई ने एक निजी अनुभव बताया। मैं भी मेरा योगेंद्र जी से जो निजी अनुभव है वह पता करके रुक जाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मुझे मालूम है। ऐसे जो बड़े काम करने वाले लोग होते हैं उनका जीवन बहुत सरल होता है। अरे उन्हें देखे तो ध्यान में भी नहीं आता कि ये इतने बड़े हैं, इतने सरल होते, केवल सरल ही नहीं होते, इनका हृदय आत्मीयता से भरपूर रहता है। और मैं पहले बताया कि इतनी अधिक आयु में भी अपनी एक अच्छी कार्य करती है, उसके 75 वर्ष का अवसर है, मैं स्वयं जाऊंगा। क्या आयु थी उन्होंने बताया, अपन कल्पना कर सकते। ये होती है आत्मीयता। तो केवल महानता से मामला नहीं होता है, महानता के साथ जब व्यवहार में आत्मीयता होती है तब वो सर्वाधिक असर करती है। मेरा सौभाग्य है, मैंने पहले ही कहा कि पिछले जन्म में कुछ पुण्य कार्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसे अनेक महापुरुषों का निकट का सान्निध्य मिला है। उसमें से एक बाबा है, इनका उत्तर प्रदेश में बहुत परिचय है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, जैसे ताई ने निजी अनुभव बताया। आप लोगों को भी ऐसे अनेक अनुभव आए होंगे, सबके लिए अवसर नहीं रहता है। मुझे अवसर मिल गया तो मैं उसका लाभ उठाया। मेरी पत्नी को उनका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचय, लंबे समय तक वहां प्रचारक रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरी पत्नी को आगरा में जाना था। उनकी जानकारी में आया, उन्होंने वहां पर किससे मिलना, कहां रहना इत्यादि सारी व्यवस्थाएं स्वयं होकर के की। इसे कहते हैं कि अपने कार्यकर्ता के लिए, जिसको हम कहते हैं, संघ में गीत चलता है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार हो। शुद्ध सात्विक प्रेम,
ये शुद्ध सात्विक प्रेम जैसे ताई ने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया है। उन्होंने वे स्वयं वहां उपस्थित नहीं रह सकते थे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की, सब कुछ व्यवस्थित रूप से हुआ। 2-2 बार उनके फोन आते हैं, अरे भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे कहते हैं शुद्ध सात्विक प्रेम। आखिर में एक बात कहते हुए कि मुझमें जो भी योग्यता है उसका उपयोग मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए होना चाहिए। अलग अलग प्रकार की योग्यता है कि हर एक में एक ही प्रकार की योग्यता रहेगी, यह संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ योग्यता होती है। यदि उसे दृष्टि मिलती है, संस्कार भारती संघ इत्यादि संगठनों के माध्यम से भी यह दृष्टि मिलती है, तो मेरी योग्यता का उपयोग मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे समाज के लिए होना चाहिए। ये भाव यहां होना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने वाला एक जो स्वतंत्रवीर सावरकर जी का उदाहरण है, उसको बताते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। विदेशों में गए हुए थे, अध्ययन के लिए गए थे, योग्यता प्राप्त करने के लिए गए थे, देशभक्त थे। मातृभूमि की तीव्रता से याद आती है, समुद्र किनारे आकर बैठ जाते हैं। उस जमाने में हवाई जहाज ना के बराबर चलते थे, समुद्र से ही जाना पड़ता था। समुद्र किनारे आकर सावरकर जी बैठते हैं और मुझे मातृभूमि भारत में वापस लौटना है, सागर तू ही मुझे लाया है, तू ही मुझे मेरी मातृभूमि पास ले जा। ऐसा उनका काव्य हृदय से फूट पड़ता है। बड़ा प्रसिद्ध काव्य है, मेरे ख्याल से उसका अनुवाद भी हो चुका है हिंदी में। ने मदसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़ मड़ला। ये जो बाबा हम सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि तुम में जो जो है उसका उपयोग देश के लिए करो, कुछ न कुछ करो। केवल कला है, केवल चित्रकारी है, केवल कुछ विद्वत्ता है, उससे नहीं होने वाला। तुम्हारी विद्वत्ता का, तुम्हारी कला का, तुम्हारी कुशलता का, तुम्हारी योग्यता का उपयोग मातृभूमि के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस भाव को तीव्रता से प्रकट इस ने बदसी ने मातृभूमि का काव्य में आता है। प्रारंभ में सारा वर्णन करते हैं, मैं विदेशों में आया हूं, योग्यता प्राप्त करने के लिए आयु वगैरह वगैरह सारा वर्णन करते हैं। और फिर एक पैरा में वे कहते हैं, आप लोग पढ़िए उस कविता, एक पैरा में वे कहते हैं, यदि मेरी योग्यता, मराठी में मैं नहीं बोलूंगा लेकिन उसका भाव बताऊंगा, बाद में वो मराठी वाक्य भी बोल दूंगा, पहले ही बोल देता हूं। जरी उद्धरणी व्ययगतीचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। सारा वर्णन किया है, मैं योग्यता प्राप्त करने के लिए यहां आया हुआ। और फिर वे कहते हैं कि यदि मेरी योग्यता का उपयोग मेरी मातृभूमि के उद्धार के लिए नहीं होने वाला है, तो मेरी सारी योग्यता सिर पर जैसे भार रहता है, भार है, भार को आदमी पहला अवसर मिलते ही फेंक देता है। वे कहते हैं कि मेरी सारी योग्यता फेंक देने लायक है यदि मेरी योग्यता का उपयोग मेरी देश के लिए नहीं होगा। और यही संदेश बाबा के जीवन से हमको मिलता है कि जितनी योग्यताएं हैं, सारी योग्यताओं का उपयोग, जैसे मैंने बताया, प्रचारक रहते हुए, लेकिन उनमें यह जो योग्यता थी, इस प्रकार की प्रदर्शनी, उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों की भावनाएं जागृत करना। कितने प्रकार की प्रदर्शनियां उन्होंने बनाई हुई है। मैं फिर याद दिला दूं कि प्रचारक रहते हुए, प्रचारक द्वारा अनेक प्रकार के काम किए जाते हैं, वे सब काम करते हुए उन्होंने ये सब किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को क्या करें, समय नहीं है इत्यादि रोना रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे लोग इस प्रकार के काम कर सकते हैं, तो मैं भी तो कुछ न कुछ कर ही सकता हूं।
मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महापुरुषों के जीवन के केवल वे कितने महान थे, कितने बड़े थे, उन दोनों किया, प्रणाम कर दिया और फिर हम जैसे हैं वैसे ही रहे, वह न रहते हुए उनके जीवन का यह जो एक कॉमन संदेश है, प्रत्येक महापुरुष के जीवन का यह कॉमन संदेश है कि देश और समाज के लिए कुछ न कुछ करो, निस्वार्थ भाव से करो, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी करो। हम में से अधिकांश लोग कलाकार हैं, मैं कलाकार नहीं हूं, लेकिन कलाकारों को सुनना पसंद करता हूं। यहाँ पर एक प्रमाण उपलब्ध है मेरे इस बात के, आदरणीय किरण साहब है, वे जानते हैं कि मैं कोई कला मेरे में नहीं है, लेकिन कला जहाँ प्रस्तुत की जाती है वहां पर मैं उपस्थित रहता हूँ, इसके वो साक्षी है। तो अपनी योग्यताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मेरे देश और समाज के लिए होना चाहिए। यह जो बाबा का संदेश है उसको अपने जीवन में उतारे और अपने परिचित और खास करके नई पीढ़ी के जितने लोग हैं उन्हें उस प्रकार की बातें बता करके वे भी वैसा जीवन जीना प्रारंभ करें। इस दिशा का हम लोग प्रयास करेंगे, तभी बाबा जैसे महापुरुषों के स्मरण करने की सार्थकता।